हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 5 मार्च की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में अदिति योजना किसने प्रारंभ किया है। तो अदिति योजना रक्षा मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। अदिति योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। किसने स्टार्ट किया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, राजनाथ सिंह, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। डेफ कनेक्ट के 11वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और यहीं पर इसको स्टार्ट किया गया है। तो याद रखना आपको, डेफ कनेक्ट के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है। नई दिल्ली में किया गया है और यहीं पर आदित्य योजना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका। तो रक्षा क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान, विकास के लिए जो स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं उनको अनुदान देना इसका उद्देश्य है। उसमें 25 करोड़ रुपए तक अनुदान दिया जाएगा और यह 3 वर्ष के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है और इसके लिए 750 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। तो 3 वर्ष के लिए स्टार्ट किया गया है और 750 करोड़ रुपए इसके लिए निर्धारित किए गए हैं और अधिकतम अनुदान कितना दिया जाएगा। 25 करोड़ रुपए अधिकतम अनुदान दिया जाएगा जो स्टार्टअप इसके लिए शुरू होगा। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया। अब्दुल्ला ही मायर इनको दिया गया था। सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर अवार्ड, ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, किसको दिया गया। ललितांबिका जी को दिया गया है। गगनयान जो मिशन है भारत का, उसकी ये अध्यक्ष है, आपको नोट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश। तो सांसदों को जो अभियोजन से छूट मिलती थी उसको समाप्त करने का आदेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अनुच्छेद 105(2) के अंतर्गत। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत, अनुच्छेद 105(2) में, ये आपका संविधान का जो अनुच्छेद 105(2) है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 105। संविधान के अनुच्छेद 105(2) में और संविधान के अनुच्छेद 194(2) में MP और MLA को विशेष अधिकार प्राप्त हुआ था। कैसा विशेष अधिकार प्राप्त हुआ था। तो जो इसमें MP और MLA होंगे, इनको वोट देने के लिए या भाषण देने के लिए अगर ये किसी से पैसा लेते हैं या रिश्वत लेते हैं तो इनके ऊपर कोई भी अभियोजन या केस नहीं चलाया जाएगा, ऐसा संविधान में लिखा गया था अनुच्छेद 105(2) और अनुच्छेद 1994(2) के अंतर्गत। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्वीकार किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको समाप्त कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी संवैधानिक पीठ यानी कि 7 जजों की पीठ ने इस पर फैसला दिया और इसे समाप्त कर दिया। यानी कि अब अगर कोई रिश्वत लेते पकड़ा जाएगा तो उस पर केस चलाया जाएगा। तो ऐसा इसमें कहा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, अनुच्छेद 105 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। 4 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। 4 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी स्थापना 4 मार्च 1966 को की गई थी, इसलिए 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। श्रम मंत्रालय के अधीन आता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। मुंबई में इसका मुख्यालय है। तो NSC का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल शुरुआत कब हुई थी, यानी कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है इसकी यानी कि शुरुआत कब हुई, 1971 में इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या है इसका, कार्यस्थल की सुरक्षा और दुर्घटना के प्रति जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। विश्व वन्य जीव दिवस ये कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। कल की डेट में आपको बताया गया था। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र के भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और FMR को निरस्त करने के खिलाफ किसने प्रस्ताव पारित किया है। नागालैंड और मिजोरम ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। नागालैंड और मिजोरम ने भारत सरकार का जो योजना थी भारत और म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की और FMR को निरस्त करने की योजना थी, तो इसके खिलाफ किसने प्रस्ताव पारित किया है। नागालैंड और मिजोरम ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। FMR क्या होता है, तो FMR होता है फ्री मूवमेंट रिजीम। यह 16 किलोमीटर का क्षेत्र होता है जो भारत और म्यांमार की सीमा है। मान लीजिए यहाँ ये इधर म्यांमार है और इधर म्यांमार हो गया और इधर इंडिया हो गया। तो यहाँ के बीच की जो 16 किलोमीटर का क्षेत्र था इसको FMR यानी कि फ्री मूवमेंट रिजीम कहते थे। यहाँ के लोग
भारत के लोग म्यांमार में जा सकते हैं और म्यांमार के लोग भारत में इस 16 किलोमीटर के अंदर आ जा सकते थे। तो यहीं पर भारत अपनी सुरक्षा की दृष्टि से बाड़ लगाने और FMR को निरस्त करने के लिए सोच रहा था। तो अगर इसने योजना बनाई है, भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसकी योजना बनाई है, तो इसमें इसके खिलाफ प्रस्ताव किसने किया है? मिजोरम और नागालैंड ने इसके खिलाफ प्रस्ताव किया। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे, अभी यहाँ पर वर्तमान समय में कोई बाढ़ नहीं है, तो दोनों तरफ यहाँ के लोग भी यहाँ रहते हैं, यहाँ के लोग भी यहाँ। तो यहाँ के लोग, जो भारत के लोग म्यांमार के क्षेत्र में रहते हैं, जो 16 किलोमीटर का क्षेत्र है, तो इन्होंने यहाँ पर विरोध किया है कि जो हमारे फेस्टिवल होते हैं, सब कुछ हम लोग यहाँ पर मिलके मनाते हैं, और अगर बाढ़ लग जाएगा तो इसमें हम लोग को दिक्कत होगी। तो इन्होंने विरोध किया, तो यहाँ की सरकार ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है, नागालैंड और मिजोरम ने। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि यह जो 16 किलोमीटर का क्षेत्र था, इसको FMR कहते हैं, यानी कि फ्री मूवमेंट रिजीम कहते हैं। और यहाँ पर भारत के लोग म्यांमार में भी रहते थे, तो अगर यहाँ पे बाढ़ बन जाएगा और FMR को निरस्त कर दिया जाएगा, तो इधर जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पर विरोध किया है। तो FMR उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। म्यांमार से सीमा बनाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से? तो 4 राज्य हैं, आप सभी जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। तो यहाँ पर नागालैंड और मिजोरम, इन्होंने इसका विरोध किया है। भारत म्यांमार की सीमा कितनी है? तो 1643 किलोमीटर, ये भारत और म्यांमार की सीमा है। स्ट्रेटेजी के प्रश्न देखिए, म्यांमार, इसकी राजधानी क्या है? वर्तमान समय में नापीता है। और पुराना नाम म्यांमार का क्या था? तो बर्मा यहाँ का पुराना नाम था। और इसकी राजधानी क्या थी उस समय? तो रंगून इसकी राजधानी थी। मुद्रा यहाँ की क्या है? तो मुद्रा यहाँ की क्यात यहाँ की मुद्रा है। और नदी कौन सी है? इरावती नदी यहाँ पर बहती है। और पर्वत कौन सा है? अराक्योनामा, ये पर्वत यहाँ पर स्थित है। मिजोरम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1987 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया। और नागालैंड को 1963 में राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग दिया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य को दिया गया इसका GI टैग। उड़ीसा राज्य को सिल्वर फिलिग्री का GI टैग दिया गया है। कटक उड़ीसा को इसका GI टैग दिया गया है। ये है क्या सिल्वर फिलिग्री? तो यह चांदी की बारीक तार से डिजाइन बनाई जाती है, उसके आभूषण बनाए जाते हैं, उसी को सिल्वर फिलिग्री कहा जाता है। और इसी को GI टैग दिया गया है। कटक उड़ीसा को इसका GI टैग दिया गया है। GI टैग कौन सा एक्ट है? तो 1999 का अधिनियम है। और यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। चुरपी का GI टैग अभी हाल ही में किसको दिया गया था? ये अरुणाचल प्रदेश को दिया गया था। याकनी के दूध का पनीर है, एक प्रकार का पनीर है, आपको याद रखना है। IP इंडेक्स में भारत का इंटेलेक्चुअल, IP मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 42वां स्थान भारत को भी हाल ही में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंदिराम्मा आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तेलंगाना ने इसकी घोषणा की है। तेलंगाना ने इंदिराम्मा आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में भी कौन है? हाल ही में बनाए गए हैं, रेवंत रेड्डी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जब ये चुनाव का प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने 6 गारंटी दी थी। और इस गारंटी के अंतर्गत गरीबों को, एक गारंटी अभी थी कि गरीबों को मुफ्त आवास दिया जाएगा, यानी कि आवास, जो गरीब हैं उनको आवास अगर नहीं है तो उनको मुफ्त आवास दिया जाएगा। तो उसी के अंतर्गत यह योजना स्टार्ट की गई है। और इसमें गरीबों को भूखंड अगर उनके पास है तो 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए दिए जाएंगे। और अगर भूखंड नहीं है तो भूखंड और प्लस में 5 लाख रुपए उनको घर बनाने के लिए दिए जाएंगे। तो ये योजना कहाँ पर स्टार्ट की गई है? तेलंगाना में इसको स्टार्ट किया गया है। तेलंगाना को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 2 जून 2014 को इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। मृगवानी नेशनल पार्क यहीं पर है। और अमराबाद टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है? तेलंगाना में है। त्यौहार यहाँ पर कौन कौन सा मनाया जाता है? बथुकम्मा, बोनालू और मेदराम जात्रा फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये आपका परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। BPCL का फुल फॉर्म क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो BPCL ने स्पीड पेट्रोल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया है। और इसने अभी हाल ही में प्योर फॉर श्योर कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था? राहुल द्रविड़ जी को बनाया था। नीरज चोपड़ा, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था। भारत को एकमात्र गोल्ड किसने दिलाया था? नीरज चोपड़ा ने दिलाया था भाला फेंक में। और 7 अगस्त 2021 को यह मेडल इन्होंने प्राप्त किया था।
87.58 यानी 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। और 7 अगस्त को इन्होंने गोल्ड दिलाया था भारत को, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा भी की गई थी। भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? तो भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी आयल इंडिया लिमिटेड है। कुल भारत में 13 महारत्न कंपनियां, 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? आयल इंडिया लिमिटेड है। हाल ही में नवपाषाणकालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज कहाँ पर की गई है? तमिलनाडु में इसकी खोज की गई है। तमिलनाडु में नवपाषाणकालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज की गई है। तमिलनाडु में कहाँ पर? तो चेंगलपट्टू गांव में इसकी खोज की गई है। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू गांव में नवपाषाणकालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज की गई है। यह 2500 BC से 3000 BC पुराना बताया जा रहा है। इसमें एक बच्चे के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं जिसका उम्र कितना बताया जा रहा है? 9 से 11 वर्ष की उम्र बताई जा रही है। और इसमें जो बच्चे का मुंह है वो पश्चिम की तरफ है, यह भी आपको नोट करना है। R37 कब्रिस्तान कहाँ पाया गया था? तो यह हड़प्पा स्थान है, यहाँ पर R37 कब्रिस्तान पाया गया था। RBC का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? प्लीहा या तिल्ली को RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। 40वीं विश्व धरोहर स्थल किसको घोषित किया गया था? धौलावीरा को 40वीं विश्व धरोहर स्थल बनाया गया था। मेसोपोटामिया सभ्यता ये इराक की सभ्यता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बन गया है? पुनेरी पल्टन ये चैंपियन बन गया है। तो प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बन गया है? पुनेरी पल्टन इसका चैंपियन बन गया है। आयोजन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। और किसको हराया इसने? तो पुनेरी पल्टन ने हरियाणा को हरा दिया है। शुरुआत कब हुई थी प्रो कबड्डी लीग की? तो 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। और पहली बार विजेता कौन बना था? जयपुर पिंक पैंथर ये पहली बार विजेता बना था। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको 2023 में किसको दिया गया? संजीव जी को दिया गया। मुझे पहचानो उपन्यास के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 पुरुषों में किसको दिया गया? हार्दिक सिंह को दिया गया। भारत के हैं और हॉकी खेल से संबंधित हैं। ये पुरस्कार के क्षेत्र में दिया गया, हॉकी के क्षेत्र में दिया गया। हार्दिक सिंह को दिया गया, ये भारत के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के TU-142M विमान के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा स्थान पर इसका उद्घाटन किया गया है। ये भारत का तीसरा विमान म्यूजियम है। भारत में कुल 3 विमान म्यूजियम हैं। कहाँ पर? तो ये तीसरा कहाँ पर हुआ? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। पहला कहाँ पर था? पहला विशाखापट्टनम में इसका उद्घाटन किया गया था। और दूसरे का कलकत्ता में। और तीसरा कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तीनों आपको याद रखना है। लीफ एरिक्सन अवार्ड 2023 किसको दिया गया था अभी हाल ही में? तो इसरो को यह पुरस्कार दिया गया था। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।